हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक वेजेस एंड बोनस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 8 लेबर लेजिस्लेशन ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है वेजेस एंड बोनस। वेजेस एंड बोनस यानी कि जो चीज़, जो सैलरी, जो एक एम्प्लॉय को काम करके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके उसको इन रिटर्न मिलता है, दैट इज योर वेजेस। एंड कुछ एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए उसको जो मिलता है, दैट विल बी योर बोनस। सो फेयर वेजेस जो होता है हर एक एम्प्लॉय का हक होता है। सो इसके रिगार्डिंग भी वेरियस एक्ट्स है हमारे पास, और उन एक्ट्स को ही हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला एक्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नेशनल कमीशन ऑन लेबर के हिसाब से ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो है, ये एक लैंडमार्क एक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है अगर हम हिस्ट्री देखें लेबर लेजिस्लेशन का इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है कि इसका जो है, इसको इम्पोर्टेंस इतना दिया गया है क्योंकि इसका जो पर्पस है, पर्पस इसका एकदम बहुत ही अच्छा पर्पस है। और पर्पस इसका क्या है? सबसे पहला इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जितने भी लेबर जो है वो जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में वगैरह, उन लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनसे आप काम करवा रहे हो और उनको आप पैसा नहीं दे रहे हो, या फिर आप अगर उनको किसी बात, कोई दिक्कत हो रही है, उनको कोई छुट्टी वगैरह चाहिए, आप उनको छुट्टी दे रहे हो बट उनके उस दिन के पैसे भी काट रहे हो, या फिर उनको अनसेफ एनवायरनमेंट वगैरह दे रहे हो। किसी भी प्रकार से अगर आप वेजेस जो है उनको कम दे रहे हो, जैसे इंडस्ट्री में अगर कुछ स्टैंडर्ड बना हुआ है वेजेस का, बट आप वो वेज उसको नहीं दे रहे हो, ये सारा चीज जो है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर काउंट होता है। एंड हमारा ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, ये मेन उद्देश्य इसका यही है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर को प्रिवेंट करना। और इसके लिए इसने ऑथराइज कर रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है मिनिमम रेट फॉर वेजेस इन ऑल शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस यानी कि एक इंडस्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतने आवर्स अगर आप काम करोगे तो आपको इतना तनख्वाह मिलना चाहिए। यहाँ पे मेन जो है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करना इंडस्ट्री के हिसाब से कि आप किस तरीके का, नेचर ऑफ वर्क आपका क्या है, आपके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से कितना आवर्स दैट यू पुट इन टू योर वर्क, कितना घंटे आप जो है काम पे लगाते हो। इन सब से रिलेटेड जो है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करना इन ऑल द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, ये ऑथराइजेशन, ये पावर किसको दिया गया है? ये सरकार को ये पावर जो है दे रखा है। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लैंडमार्क एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है, इंडिया एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के कारण एक्सप्लॉयटेशन किनका होता है? हमारे लेबर का ही होता है, क्योंकि लेबर लोग जो है उनके पास कोई काम कहीं से मिल नहीं रहा है, जहां काम मिले वो वहां चले जाते हैं। यहाँ पे फायदा उठाते हैं कौन लोग? हमारे एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉय करते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह के ओनर्स है, ये लोग इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनको पता है कि भाई एक लेबर चला जाएगा तो दूसरा आ ही जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज्यादा है। इस कारण जो है इन लेबरों का जो है एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा रहता है। इसीलिए जो है ये एक्ट को हम लैंडमार्क एक्ट बोलते हैं। फर्स्टली इट प्रिवेंट्स ऑल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एंड ये ऑथराइज करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब मिनिमम रेट्स फॉर वेजेस इन ऑल द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है उसको जो है उसको फिक्स करने का पावर किसको दिया है? गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस जो है प्रॉपर तरीके से इस एक्ट में डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर रखा। बट यहाँ पे मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि खाली वो जो रोटी कपड़ा मकान होता है वो वाला नीड फुलफिल हो, वो वाला तो फुलफिल होना ही चाहिए, बट उसके अलावा जो बेयर नेसेसिटीज है, जिसके लिए
मतलब जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो तो अवेलेबल होने ही चाहिए, बट इसके अलावा इतना होना चाहिए पैसा, इतना पैसा होना चाहिए वर्कर के पास वो कि वो अपना एक प्रॉपर तरीके का जो है जिंदगी जी पाए, प्लस उसका एफिशिएंसी भी बना रहे काम में। इसके लिए सस्टेनेंस ऑफ द वर्कर्स फैमिली, जो फैमिली है वर्कर्स के वो उसको सस्टेन कर पाए उतनी तनख्वाह में, जितना भी आप उसको वेज दे रहे हो उतने तनख्वाह में वो फैमिली को अपने चला पाए, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करा पाए अपने बच्चों की, मेडिकल केयर, कोई भी तरीके का इमरजेंसी आता है मेडिकल केयर में जो है वो मेडिकल केयर जो है प्रोवाइड करा पाए अपने बच्चों को, एंड ऑल अदर एमिनिटीज। सो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस में जो है कहीं पे भी डिफाइन पहले बात तो नहीं किया हुआ इस एक्ट में, एंड सेकेंडली कि खाली आपको इतना पैसा नहीं देना है कि भाई खाली वो रोटी कपड़ा वगैरह ले सके, इतना होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को जो है एक प्रॉपर तरीके का एक डिसेंट लाइफ जो है वो अपनी फैमिली को दे पाए। सो इस एक्ट के अंदर जो मिनिमम वेज रेट है वो फिक्स करने का जो हमने पावर दे रखा है दैट इज टू अवर सेंट्रल एंड अवर स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो लोग तय करते हैं कि मिनिमम वेज रेट जो है किसी भी जगह पे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी शेड्यूल्ड इंडस्ट्री में वो कितना होना चाहिए, चाहे वो वुलन कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री हो, शॉल वीविंग इंडस्ट्री हो, राइस मिल हो, फ्लोर मिल हो, ऑयल मिल हो, माइंस हो, स्टोन ब्रेकिंग हो, किसी भी तरीके का कोई प्लांटेशन हो, किसी भी तरीके का हो जहां पे इन विच लेबर इज अनऑर्गेनाइज्ड, इन सब में जो है मिनिमम वेज रेट जो है फिक्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। और ये लोग किस हिसाब से उसको तय करते हैं, जो मिनिमम वेज रेट होता है इट मे बी फिक्स्ड एज अ मिनिमम टाइम रेट। तो या तो उसको आप मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से कर सकते हो, मिनिमम टाइम रेट यानी कि आपने जितने देर काम किया उस हिसाब से आवरली पेमेंट होता है कि कितने टाइम आपने काम किया उस हिसाब से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम मिनिमम पीस रेट के हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई कि आप अब ये जो है ये आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि आपको टारगेट दिया गया है कि आप जो है एक दिन में जो है 100 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको जो है इतना जो है सैलरी आपको मिलेगा। सो पीस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर के हिसाब से जो है कि मिनिमम जो है आपको इतना करना ही पड़ेगा तभी आपको जो है इतना तनख्वाह मिलेगा। या फिर हम जो क्या कर सकते हैं, गारंटीड टाइम रेट की तरह भी कर सकते हैं, गारंटीड टाइम रेट, या फिर हम ओवर टाइम रेट भी कर सकते हैं कि इतना आपने किया उसके ऊपर करोगे तो इतना मिलेगा। तो किसी भी हिसाब से जो है हम लोग जो है तय कर सकते हैं कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है कितना होना चाहिए। ऑल्सो जब हम फिक्स करते हैं रेट को या फिर हम जब रिवाइज करते हैं, रिवाइज ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये रेट फिक्स हो गया तो एकदम फिक्स ही रहेगा, ये रेट में रिवीजन भी आता है और हम जो है उसको डिफरेंट लोगों के हिसाब से भी, कि हमने एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से किया है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्स को अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो अडल्ट्स को हम डिफरेंट तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, एडोलेसेंट्स को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चिल्ड्रन हो गया, अप्रेंटिस हो गया। अब अप्रेंटिस वगैरह कौन होते हैं, अप्रेंटिस जो है रेगुलर आपके एम्प्लॉयज नहीं है, वो लोग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग होते हैं उनको आप जो है डेली वेज, जो डेली बंदा है उसके जितना पैसा नहीं दोगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस बंदे से क्या काम करवा रहे हो, आप बंदे के हिसाब से भी जो है उनका जो है तनख्वाह, उनका जो वेज है वो बंदे के हिसाब से भी वो चेंज होता है कि भाई क्या वो बच्चा काम कर रहा है या क्या वो एडोलेसेंट काम कर रहा है या फिर क्या वो अडल्ट काम कर रहा है या फिर कोई अप्रेंटिस काम कर रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा काम कर रहा है। तो लोगों के हिसाब से भी जो है हम कि हमने किस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, हमारा एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से भी हम सैलरी जो है वो तय कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिवीजन की बात करी, रेट जो है ये वेजेस जो है ये रिवाइज भी होता है। रिवाइज यानी कि किस तरीके से कि ऐसा नहीं है कि जैसे महंगाई है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाती है ना, सो
कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ेगा आपका तो उस हिसाब से आपका वेजेस भी जो है हम वेजेस में भी रिवीजन लाएंगे. सो इट विल डिपेंड अपॉन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग कि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है. जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो बेसिक बंदे को रहने के लिए, दाल चावल वगैरह जो हम बोलते हैं, दाल चावल आटा, ये सब कितने रुपए में मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत महंगा मिल रहा हो और हम इनको इतना तनख्वाह दे रहे हैं कि भाई वो बेसिक वो आटा वगैरह ही नहीं ले पा रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग देख के देना है उनको तनख्वाह. और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उन लोगों का, बेसिक चीज जो कमोडिटीज है अगर उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो आपको भी जो है रिवीजन करना पड़ेगा. और ये सारा जो पेमेंट होता है, जो भी हम वेजेस वगैरह पे कर रहे हैं, ये हम जो है कैश में पे कर सकते हैं, कैश में पेएबल होता है. या फिर हम इसको या तो देखो पूरा का पूरा ही कैश दे दो. अगर किसी को आपको 10,000 वेजेस देना है तो आप 10,000 रुपए पूरा का पूरा ही उसके हाथ में पकड़ा दो. या फिर आप उसको जो है पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो कि भाई 15 दिन में मैं इतना दूंगा, 15 दिन में इतना दूंगा. तो किसी भी हिसाब से वीकली पेमेंट भी कर सकते हो आप, जो है मंथली पेमेंट कर सकते हो, वन टाइम में पे कर सकते हो, कैश में कर सकते हो. तो ये सारा जो है अलाउड है एज पर दिस एक्ट. सो हमने यहाँ पे देखा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क एक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है. बट इसके अंदर मिनिमम वेजेस क्या है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है उस एक्ट में. सो हम लोग ये मानते हैं कि भाई बेयर नेसेसिटीज जो बंदे को चाहिए होता है एक लाइफ जीने के लिए, उसके लिए तो पैसा होना ही चाहिए. प्लस उसके अलावा इतना पैसा हो उसके पास कि वो एक डिसेंट जिंदगी जो है जी सके और अपनी फैमिली को जो है एक डिसेंट जिंदगी प्रोवाइड करा सके. इसके अलावा जो मिनिमम रेट है, मिनिमम वेजेस है, वो फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी इस एक्ट ने दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को. फिर हमने देख लिया कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो जो है किस किस तरीके से जो है आप लोग सेट कर सकते हो. प्लस आप बंदे के हिसाब से भी कि किस बंदे को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के नेचर के हिसाब से भी जो है आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो. और इन सब में जो है रिवीजन भी होता है इन वेजेस में. और रिवीजन भी जो है वो भी अगेन अकॉर्डिंग टू वर्क हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय हो सकता है. प्लस अगर हम इकोनॉमी वगैरह को देखें, बंदे को जीने के लिए जो चीजें चाहिए, अगर एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस ही बढ़ रहा है देन यू विल हैव टू रिवाइज योर वेजेस ऑल्सो. सो दिस इज अ क्रक्स कि हमने बस देख लिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो है वहां पे चल क्या रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है. सो इस एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड प्रोवाइडेड है. एडवाइजरी बोर्ड एज द नेम सजेस्ट इसका काम है एडवाइस करना. एडवाइस ये लोग किसको करेंगे? ये लोग ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट को ही करेंगे. गवर्नमेंट को किस किस मैटर में वो एडवाइस करेंगे? रिगार्डिंग ऑल द मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस. की मिनिमम वेजेस जो है उसका फिक्सिंग किस तरीके से करे, अगर उसको किसी भी प्रकार से जो है पहले तो फिक्स करना, फिर उसको रिवाइज करना. अगर किसी भी कारणवश जो है रिवीजन की जरूरत पड़ती है वेजेस में, सो उस सारा काम जो करना भी इन्हीं एडवाइजरी बोर्ड का काम है. इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करते हैं द वर्क ऑफ कमिटीज एज वेल एज सब कमिटीज. सो इसके अंदर डिफरेंट कमिटीज वगैरह बना रखे हैं, डिफरेंट सब कमिटीज बना रखे हैं. इन सबको एक कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेटेड वे में, प्रॉपर वे में लेके जाना भी इन बोर्डों का काम है. और जनरली ओवरऑल इनका काम यही रहता है कि गवर्नमेंट को सलाह देना. जो हम कमिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं? ये जो कमिटी होते हैं, ईच ऑफ दीज कमिटीज, सब कमिटीज एंड द एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो इसमें ऐसे लोग होते हैं, इन कमिटियों में, इस एडवाइजरी बोर्डों में ऐसे लोग होते हैं जिनको कौन फिक्स करता है? जिनको हमारा गवर्नमेंट ही फिक्स करता है, जिनको हमारा गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है. और ये लोग है कौन? ये कहाँ के लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. एक होगा कि एम्प्लॉयर, जो हमारा एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री का ओनर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा. एक होगा लोग जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा बैठा होगा. इसके अलावा, और ये दोनों लोग इक्वल प्रोपोर्शन में बैठे होंगे. इसके अलावा इंडिपेंडेंट पर्सन भी होगा विच इज नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विथ
वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन्स एज अ चेयरमैन, और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे और उन इंडिपेंडेंट लोगों में से एक इंडिपेंडेंट लोग कौन होगा, एक इंडिपेंडेंट बंदा हमारा चेयरमैन होगा, हमारा चेयरपर्सन होगा। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बोर्ड। एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेट करता हुआ बंदा होगा, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंटेट करता हुआ बंदा होगा। देन देर विल बी इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होंगे, जिनका जो है इंडिपेंडेंट पर्सन्स का दे विल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, विथ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी योर चेयरमैन। इसके अलावा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो हम बना रहे हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम यही होता है कि गवर्नमेंट को जो है अगेन एडवाइज करना कोई भी मैटर दैट इज रिलेटेड टू दिस एक्ट, और एडवाइजरी बोर्ड के सारे काम को कोऑर्डिनेट करना, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम है। सो यहाँ पे आपने देख लिया कि एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है इसमें रहता है, और इनके मेंबर्स को, इसमें कितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी बनती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है रिगार्डिंग पेमेंट विदाउट डिडक्शन, यानी कि वेयर मिनिमम रेट of wages has been notified for any scheduled employment, payment is required to be made without any deduction except as may be authorized. So यहाँ पे मतलब ये है कि अगर किसी भी जगह पे बता रखा है, बोल रखा है कि वहां पे नोटिफाई कर रखा है कि आपको जो है इस बंदे को इस काम करने के लिए इतना रुपए देना है, तो आपको जो है उतना रुपए उस बंदे को देना ही पड़ेगा अगर वो काम वो करता है। सो जो मिनिमम वेजेस जो उस इंडस्ट्री का या उस पर्टिकुलर काम करने का जो मिनिमम वेजेस जो नोटिफाइड है, फॉर एग्जांपल वो काम करने का मिनिमम वेजेस 5,000 रुपए है। सो आप जो है उस बंदे को, अगर उस बंदे ने वो काम किया है तो आप उस बंदे को 5,000 रुपए दोगे विदाउट एनी डिडक्शन। उसमें से आप कोई भी पैसा जो है डिडक्ट नहीं करोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि वो बंदे ने जो है काम नहीं किया, या फिर उसका आउटपुट कम था, या फिर उसने ढंग से काम नहीं किया, तो आप जो है पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ लो परफॉर्मेंस और आउटपुट इज इलीगल। सो आप जो है इस ग्राउंड पे क्लेम नहीं कर सकते, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको कम सैलरी देना, कम वेज देना ऑन द ग्राउंड ऑफ लो परफॉर्मेंस। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई उसने कम काम किया इसलिए मैंने उसका जो है जो मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब था मैंने वो तक नहीं दिया उसको। सो दैट इज रॉन्ग। वो एक तरीके से वो एकदम ही इलीगल है, वो एकदम ही गलत चीज है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते एज अ फैक्ट्री ओनर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉई जो है वो बंदा जो है बहुत ज्यादा छुट्टियां लेता है या बहुत ही ज्यादा नालायक टाइप बंदा, मतलब एकदम ही नालायक है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। आप उसको डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, आप उसको डांट सकते हो, आप जो है उसको चिट्ठियां इश्यू कर सकते हो, नोटिस इश्यू कर सकते हो, आप उसको डिसमिस तक कर सकते हो कि भाई तू तो एकदम ही नालायक है, तू तेरा आउटपुट भी कुछ नहीं है, तेरे कारण मेरे को नुकसान और हो रहा है, तू अपनी सैलरी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसा एकदम ही नालायक बंदा है तो आप उसको पहले बहुत सारा वार्निंग देके आप उसको डिसमिस कर सकते हो, बट आप उसका जो है मिनिमम वेज जो सेट है वो काम करने का, आप उसमें किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट आप जो है मिनिमम वेजेस में डिडक्शन नहीं कर सकते इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल डेज वर्क। सो एक नॉर्मल डे का वर्क के लिए कितना देर एक बंदा काम करेगा वो सारा जो है कौन फिक्स करेगा, फिक्स करने का अथॉरिटी इस एक्ट ने दे रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सो हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो फिक्स करेगा कि in all matters that is related to fixing hours for a normal day's work। अब यहाँ पे वो क्या क्या फिक्स करेगा, पहला चीज वो फिक्स करेगा कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, कि एक बंदा जो है एक नॉर्मल वर्किंग डे में कितने घंटे काम करेगा, इंक्लूसिव ऑफ स्पेसिफाइड इंटरवल्स, इंक्लूडिंग ऑल योर जो भी आप ब्रेक्स वगैरह लेते हो, जो भी आप लंच में खाना खाने का वो जो टाइम है वो सारा इंक्लूड करके एक बंदा जो है एक वर्क प्लेस में कितना काम करेगा वो स्पेसिफाई कौन करता है, वो फिक्स करने का काम हमारे गवर्नमेंट का है। सेकेंड चीज वो क्या फिक्स करते हैं
प्रोवाइडिंग फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days। हम 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन काम नहीं करेंगे, बीच में एक दिन जो है उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को जो है एक दिन छुट्टी का मिलेगा, एक दिन उसको डे ऑफ मिलेगा, ताकि वो बंदा जो है रेस्ट कर सके। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर वो पूरे हफ्ते काम करता रहा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऑब्वियसली तबीयत भी खराब हो जाएगी, तबीयत खराब होएगी, फिर एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, कोई मोटिवेशन नहीं रहता है अगर आप डेली डेली काम करने मुंह उठा के चले जाते हो वर्क पे। सो एक डे ऑफ मिलना चाहिए। 7 दिन का एक पीरियड होता है, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 7 दिन में किसी भी एक दिन जो है उसको जो है रेस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट ओवर टाइम रेट। नाउ यहाँ पे ओवर टाइम की बात कही गई है। अगर उस बंदे से हमने उसके रेस्ट वाले दिन काम करवाया, फॉर एग्जांपल अगर संडे को छुट्टी है बट हमने बोला कि भाई तू संडे को आजा, थोड़ा सा ना काम बचा हुआ है, थोड़ा ज्यादा काम है, तू आके उसको संडे को निपटा लियो, वो बंदा संडे को आ तो जाएगा, बट संडे को आप क्या करोगे, उसको ओवर टाइम रेट आपको जो है वो देना पड़ेगा। सो यहाँ पे ओवर टाइम रेट की बात भी कही गई है, वो अगेन फिक्स करता है हमारा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 3 चीजें मेन, ये 3 चीजें जो है फिक्स करने का काम किसका है, हमारे गवर्नमेंट का काम है। दैट इज फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल डेज वर्क। Now this act also provides for appointment of inspectors and penalties. Now inspectors है, inspectors को अपॉइंट करना किसका काम होगा, इस एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई इसको अपॉइंट करना हमारे गवर्नमेंट का काम होगा। हमारा गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर्स को जो है वो अपॉइंट कर सकती है, और इनको अपॉइंट करने का मेन काम क्या है, ये देखना, ये इंश्योर करना कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस जो है हमारा एम्प्लॉयर जो है वो कमिट ना करे। जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनीज है, जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो कवर्ड है, जो कि इस एक्ट के दायरे में आते हैं, उसके एम्प्लॉयर्स जो है, उसका जो मालिक है, वो बंदा इस एक्ट में जो जो लिखा गया है उसके खिलाफ कुछ ना करे। यानी कि ऐसा ना हो कि वो मिनिमम जो वेजेस है वो एम्प्लॉय को दे ही नहीं रहा हो, या फिर उससे ओवर टाइम काम करवा रहा हो और उसको पैसे नहीं दे रहा हो। तो अगर ये कुछ भी करता है तो इट विल बी टर्म्ड एज इलीगल, वो जो है इलीगल माना जाएगा, एंड हम उसको पनिश करेंगे। पनिश भी हम किस तरीके से करेंगे, हम उसको या तो इम्प्रिजनमेंट देंगे या फाइन देंगे, या फिर बोथ, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। सो इनमें से जो है कोई भी चीज जो है, ये सारा चीज देखना कि उस एक्ट में जो लिखा गया है वो हर उस फैक्ट्री में फॉलो हो रहा है, हर उस इंस्टीट्यूशन में फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने का काम के लिए हमने अपॉइंट कर लिया इंस्पेक्टर को। क्योंकि अब गवर्नमेंट जा जाके हर फैक्ट्री में थोड़ी देखेगा, इतने सारे फैक्ट्रीज है इंडिया में, किस किस को देखता रहेगा। तो उसके लिए हमने इंस्पेक्टर्स को जो है अपॉइंट किया है। इनका काम यही है कि जा जाके देखना कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस जो है वो कमिट ना करे हमारा एम्प्लॉयर, और अगर वो कमिट करता हुआ पकड़ा गया देन वी विल पनिश हिम विथ इम्प्रिजनमेंट या फिर विथ फाइन, या फिर दोनों, विथ बोथ। सो यहाँ पे हमने जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, वेजेस एंड बोनस के अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज अवर मिनिमम वेजेस एक्ट, उसको हमने कवर अप कर लिया। मिनिमम वेजेस एक्ट कब मिला था हमें, 1948 में हमको ये मिला था, एंड इट इज टर्म्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क एक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। सो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमने देख लिया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एक एक्ट है दैट इज योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेजेस एंड बोनस का। तो वेजेस एंड बोनस में जो एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है दैट इज अवर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सो अगर प्रीवियस जो एक्ट है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया इतनी देर से, मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर वो आपको समझ आ गया तो ये भी आपको काफी इजीली समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है और यहाँ पे भी सेम ही चीजें हो रही हैं। चाहे यहाँ पे जो है हम काम की बात करें कि इसका पर्पस क्या है, अगर फाइन वगैरह की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स की बात करें, सारा चीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 याद करना जो है काफी इजी है। चलो हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये बना किस लिए, एक्चुअल में बना ये किस लिए है। सो this act is related to payment of wages to employees in any factory, in railways, directly or indirectly through subcontractors, and in industrial and other establishments whose monthly remuneration does not exceed 1600 rupees. So ऐसे लोग जो
किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हो, किसी भी रेलवे में, कहीं पे भी अगर सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी अपॉइंट हो, बट उनका रेम्यूनरेशन, उनकी जो तनख्वाह है वो 1600 रुपीज से जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये उन सब लोगों पे जो है, उन सब लोगों पे ये एप्लीकेबल है। एंड हमारा यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक पर्पस यहाँ पे हमारा क्या है इस एक्ट को बनाने का? हमारा बेसिक पर्पस यही है कि हमारा जो वर्कर है उस वर्कर का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन इन टर्म्स ऑफ वेजेस, कि आप जो है उसको वेजेस जो है टाइमली पे करोगे, रेगुलरली पे करोगे। अगर वो रेगुलर काम कर रहा है तो आप उसको रेगुलरली पे करोगे, किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं करोगे। आपको याद है हमने पहले पढ़ा था कि डिडक्शंस क्या होता है, पेमेंट विदाउट डिडक्शंस क्या होता है, हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो वही चीज यहाँ पे अगेन सेम चीज यहाँ पे भी आ रहा है कि आप उन वर्कर को रेगुलर पेमेंट करोगे, टाइमली पेमेंट करोगे, उसके वेजेस में किसी भी तरीके का कट नहीं करोगे। जो मिनिमम वेज होता है, यहाँ पे देखो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बात कर रहे कि ऐसा बंदा जिसकी सैलरी ज्यादा, हम यहाँ पे मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट की बात करें। वो जो वेज जो तय कर रखा है ना, वो तय कर रखा हुआ उस वेज में आप किसी भी प्रकार का जो है डिडक्शन वगैरह नहीं करोगे, अनऑथराइज्ड डिडक्शन भी यहाँ पे जो है आप नहीं करोगे। और यहाँ पे भी लिखा गया है कि मंथली, उन लोगों का मंथली सैलरी जो है 1600 रुपए से, देखो ऑलरेडी उनका सैलरी जो है इतना नहीं है, तो आप उनमें भी अगर डिडक्ट करोगे तो उस बंदे के साथ एक्सप्लॉइटेशन ही होगा। सो यहाँ पे बेसिक पर्पस इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का यही है। और अगर इसमें से कुछ भी तरीके का अनऑथराइज्ड चीज होता है तो हम क्या करेंगे, हम फाइन वगैरह लगाएंगे। और हमने उसके लिए फैक्ट्रीज में जाके देखने के लिए यहाँ पे भी हमने अपॉइंट कर रखा है, किसको अपॉइंट कर रखा है, हमने इंस्पेक्टर्स को। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टाइम फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। सो यहाँ पे सेक्शन 5 में बता रखा है कि आप जो है किस हिसाब से जो है पेमेंट करोगे इन एम्प्लॉइज को, आपके वर्करों को। तो यहाँ पे जो है 1000 एम्प्लॉइज, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 वर्कर लोग काम करते हैं, 1000 पर्सन एम्प्लॉयड है, तो आप उनको वेज कब दोगे? The wage is required to be paid on the 7th day, 7वें दिन after the last day of the wage period. So हमारा जो एम्प्लॉयर है वो डिसाइड करेगा ये वेज पीरियड कौन सा दिन होगा, कि मैं जो है 30 तारीख को जो है आपको जो है सबको सैलरी दूंगा। सो 1 से 30 जो है यहाँ पे ये बंदा काउंट करता है, और ये बंदा बोलता है 30 तारीख को मैं पेमेंट करूंगा। तो ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो कोई भी डेट फिक्स कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि मैं 30 की जगह अगले महीने की पहली तारीख को दूंगा या अगले महीने की दूसरी तारीख को दूंगा। ये डेट फिक्स करने का काम हमारे एम्प्लॉयर का काम है, बट वो 7th डे में देगा, विद इन 7 डेज उसको देना चाहिए। अगर 1 से 30 तक का महीना है, अगर यहाँ हम जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 से 31 तक उसने बंदे ने अगर काम किया, तो आप जो है फेब के 7th से पहले, 7 तारीख से पहले आप उसको सैलरी दोगे। ऐसा नहीं कि आप 10वें फरवरी को उसको सैलरी दे रहे हो, वो गलत चीज है अगर वहां पे 1000 एम्प्लॉइज है। सो यहाँ पे सिंपल एक चीज है, अगर 1000 एम्प्लॉइज है देन द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे on the 7th date, on before the expiry of the 7th date after the last day of wage period. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर वहां पे 1000 एम्प्लॉइज से ज्यादा है, then the wages are to be paid before the expiry of the 10th day after the last day of the wage period. So यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके वहां काम करते हैं, तो आप जो है 10वें दिन से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, आप उसको वो तनख्वाह दोगे। तो सिंपल एक जगह आपको 7th तारीख से, 7th यहाँ पे जो लास्ट डे है, जो वेज डेट है, उसके बाद का हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7 दिन है, विद इन दो 7 डेज यू विल गिव द पेमेंट। और अगर 1000 से ज्यादा है तो विद इन दो 10 डेज यू विल गिव द पेमेंट टू योर एम्प्लॉयज, टू ऑल योर वर्कर्स। तो यहाँ पे सिंपली टाइमलाइन की यहाँ पे बात करी गई है कि पेमेंट ऑफ वेजेस का जो है टाइमलाइन जो है किस तरीके से होगा, एंड ये पेमेंट जो है किस तरीके से होगा। जरूरी है कि आप कैश में ही करना, आप कैश में भी कर सकते हो, आप जो है चेक वगैरह भी दे सकते हो। चेक जो है किनके नाम पे होगा, ऑब्वियसली हमारे वर्कर के नाम पे ही होगा। तो बैंक अकाउंट अगर वर्करों का है तो आप उनको चेक काट के भी दे सकते हो, आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। किसी भी तरीके से जैसा आपको मन करे आप उनको जो है पेमेंट कर सकते हो।
So this was regarding timeline for payment of wages. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डिडक्शंस विच कैन बी मेड फ्रॉम वेजेस। तो क्या आप वेजेस में से कुछ ना कुछ डिडक्ट कर सकते हो? कुछ चीजें हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हो, और वो चीजें क्या है, जैसे कि डिडक्शन फॉर फाइन्स, किसी भी प्रकार का ही। अब और ये डिडक्शन जो है इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन, इट इज गिवन इन सेक्शन 7। सो सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके सेक्शन 7 में ये बोल रखा है कि आप जो है कुछ कुछ चीजों के लिए आप डिडक्शन कर सकते हो फ्रॉम ऑल योर वेजेस। एंड दिस द फर्स्ट डिडक्शन इज रिलेटेड टू फाइन्स। अगर फाइन करते हो, अगर एक बंदा जो है ड्यूटी पे आता ही नहीं है, महीने में वो 2 दिन ही ड्यूटी पे आया, तो उस केस में आप डिडक्शन कर सकते हो। अगर आपने गुड्स जो है, उस बंदे को कोई गुड दे रखा है, अगर उस बंदे की कस्टडी में कोई सामान है, वो सामान चोरी हो गया या वो सामान उस बंदे की लापरवाही से डैमेज हो गया, तो उन सब के कारण जो है जो लॉस होता है, आप जो है उसके लिए फाइन कर सकते हो और आप रिकवरी कर सकते हो। आपके जो भी आपको तकलीफ हुआ, जो भी आपको डैमेज हुआ है, उसका आप जो है भरपाई कर सकते हो इस हिसाब से। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन हो गया किसी भी तरीके का, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन हो गया ट्रेड यूनियन के लिए, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करना को रहता है, तो इन सब के लिए भी जो है आप डिडक्शन इनसे लोगों से कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो टोटल अमाउंट आप डिडक्ट करते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा के उसको बस डिडक्ट ही करते जा रहे हो वेजेस से। जितना भी आप डिडक्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट इंक्रीज 75% ऑफ द वेजेस पेएबल। अगर वो डिडक्शन जो है इट इज मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव्स, या फिर 50% ऑफ द वेजेस इन अदर केस। तो सिंपल सी बात है, 50% से जो है कम जो है नहीं होना चाहिए, मतलब 50% ऑफ द वेजेस। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो 75% तो वेजेस से बढ़ना ही नहीं चाहिए, और 50% से भी नहीं एक्सीड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात करी डिडक्शंस की, जो कि सेक्शन 7 में बोला गया है। अगर किसी भी तरीके का डैमेज जो है वो करता है हमारा एम्प्लॉय, या फिर जो है किसी भी तरीके का हमने उनका इंश्योरेंस अगर करा रखा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तो पे करना होता है ना, तो वो सारा पेमेंट के लिए भी हम डिडक्शन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नाउ एम्प्लॉय का जो है कोई भी गलती के कारण हम उसको जो है फाइन वाइन तो लगा ही सकते हैं, बट फाइन ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधा सीधा आपने लगा दिया। फाइन जो है आप प्रॉपर तरीके से आप इम्पोज करना पड़ेगा। इम्पोज करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा एम्प्लॉय को कि भाई वो जो फाइन हम दे रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। यानी कि यहाँ पे जो भी फाइन हो रहा है, इट कैन बी इम्पोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली सच एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय विच द एम्प्लॉयर मे हैव स्पेसिफाइड बाय नोटिस विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो आपको जो है पहले से ही वो चीजें जो है कि आपने स्पेसिफाई करके रखना है कि भाई एम्प्लॉय को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। बट अगर उनमें जो है किसी भी प्रकार का जो वो डैमेज करता है, सामान के साथ डैमेज करता है, या काम ही नहीं हो रहा है, उससे कुछ और नुकसान हो गया, मशीनरी वगैरह को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे केस में आप लोग जो है फाइन लगा सकते हो। बट फाइन अगेन वो याद रखना, उसका जो अमाउंट होता है, जो टोटल अमाउंट होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड इन एनी वन वेज पीरियड इज नॉट टू एक्सीड 3% ऑफ द वेज पेएबल टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड। इसके अलावा नो फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय हु इज बिलो 15 years ऑफ एज। अगर वो 15 साल से कम का एम्प्लॉय है तो आप उस पे किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लगा सकते। नॉर कैन द फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय बी रिकवर बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेज ऑन विच इट वॉज इम्पोज। तो ये कुछ सिंपल कंडीशंस है कि आप अगर फाइन लगा रहे हो तो आप किस प्रकार से लगाओगे और किन किन लोगों पे आप जो है फाइन नहीं लगा सकते। प्रीवियस एक्ट की तरह यहाँ पे भी इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रहता है, और ये इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट करता कौन है? हमारा गवर्नमेंट ही करता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्टर को बाय नोटिफिकेशन, बाय सिंपल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। सो बाय ऑफिशियल आप नोटिफाई करके ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन वगैरह देके जो है आप जो है अपॉइंट कर सकते हो इंस्पेक्टर्स का। और इंस्पेक्टर्स का मेनली काम वही रहेगा जो प्रीवियस एक्ट में था कि भाई देखते रहना, आप जो है ऑब्जर्व करते रहोगे कि कहाँ कहाँ जो है
किसी भी प्रकार का डिविएशन होता है इस एक्ट में, जो भी इस एक्ट में स्पेसिफाइड है, उसके खिलाफ जो है अगर कोई काम करता है तो अगेन उसको क्या होगा, उसको फाइन लगेगा, उसको जो है पनिशमेंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो हमने यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देख लिया कि उसका मेन पर्पज सिमिलर था वो प्रीवियस एक्ट की तरह ही। यहाँ पे भी हमने टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था। डिडक्शन जो हमने देख लिया कि डिडक्शन जो है हम यहाँ पे किन किन कारणों से डिडक्शन हम कर सकते हैं, देन फाइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे देर इज सिमिलर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.